the last class? Hi Bhumika. बताओ कहाँ तक किया था हमने लास्ट क्लास में? दिल्ली की केस स्टडी तक. ऑल राइट केस स्टडी तक हमने कर लिया था. ठीक है, आगे शुरू करते हैं. यानी वी ने इससे आगे भी किया था शायद. वी स्टार्टेड विद द वाटर पोल्यूशन एज वेल. प्राची, मैंने वाटर पोल्यूशन भी तो शुरू करा दिया था शायद. डोमेस्टिक सीवेज के बारे में हमने बात किया था. बीओडी के बारे में भी बात कर ली थी हमने, है ना? यस और नो? यस. चलो अब शुरू करते हैं फिर आगे. ऑलराइट. राइट बीओडी हो गया था पूरा हमारा. ऑलराइट, वाटर पोल्यूशन. ऑलराइट, वाटर पोल्यूशन बीओडी तक ये तो हो गया था. ठीक है, वी वर डन विद दिस. Serious discharge decreases oxygen, बिल्कुल सही बात है. Causes the mortality of fish and other aquatic organisms. ये सब बात हमने कर लिया था. See, अब क्या है नेक्स्ट हमें जो बात करनी है. serious discharge आपने किया. We are discussing about the domestic waste. ठीक है, we are studying water pollution. हम domestic waste की बात कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, we discharge sewage. सारा सीवेज डिस्चार्ज हम पूरे अपने एक्वेटिक सोर्स में कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वी आर बेसिकली पुटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, है ना? इतना लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हम उसमें पुट ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, देख रहे हो पूरा ग्रीन हो गया. व्हाट आर दीज आर प्लैंक्टन्स और these are the algae, है ना? So due to large amount of water in the material in the water, it causes excessive growth of planktons, right? That is free floating algae and we call this algal bloom. Algal bloom के बारे में हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, राइट? एंड बेसिकली जिसकी वजह से पूरी हमें एक्वेटिक बॉडी अलग ही नजर आ जाती है एल्गल ब्लूम जब हो जाता है. अब क्या हो जाता है, एल्गल ब्लूम की वजह से क्या हुआ, इसने सारा डिटोरेशन कर देगा. वाटर की जो क्वालिटी होती है उसको खराब करेगा ये, और फिश की मोर्टालिटी रेट को ये बढ़ा देता है. ठीक है, कुछ ऐसे ब्लूम फॉर्मिंग एल्गे होते हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक भी होते हैं. नॉर्मली दीज आर नॉट टॉक्सिक, पर ये क्या कर देते हैं, इतने ज्यादा ग्रो हो जाते हैं कि सारी फिशेस को ये ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और उनकी मोर्टालिटी होने लग जाती है. एक टॉक्सिक एग्जांपल मुझे यहाँ पे ध्यान आ रहा है, माइक्रोसिस्टिस के नाम सुना है कभी? डिड वी एवर स्टडीड अबाउट माइक्रोसिस्टिस? यस और नो? पढ़ा है हमने प्लांट किंगडम में, है ना? राइट. सो माइक्रोसिस्टिस जो होता है, दिस इज टॉक्सिक टू अस. तो पहला तो अब ये हो गया, हम डोमेस्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं. उस डोमेस्टिक वेस्ट, उस सीवेज डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है, एल्गल ब्लूम कॉज हो जाते हैं, बिकॉज न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं वाटर में. पहली चीज. एक और एग्जांपल कुछ तुम्हें याद आता है पानी में ऐसा जो हमने कॉज किया है? ये प्यारे से फ्लावर लेके आए थे हम लोग इंडिया में, हमने इंट्रोड्यूस कराए थे, because it makes this water body so beautiful. कितना प्यारा लग रहा है, देखो यहाँ पे ना पूरी वाटर बॉडी कितनी सुंदर लग रही है. राइट, वाटर हाइसेंथ. ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, कि इसको इंट्रोड्यूस तो हमने कराया था ड्यू टू द ब्यूटीफुल कलर एंड सच लवली फ्लावर दीज आर. बट व्हाट दे डिड कि ये इतनी ज्यादा रैपिड रेट से डिवाइड करता है कि हम इसको हटा रहे हैं. ऐसा नहीं कि हमने हटाया नहीं, ऑफ कोर्स वी ट्राइड, बट इसका जो रेट ऑफ डिविजन है दैट इज फार मोर देन द रेट बाय व्हिच वी आर रिमूविंग इट. ठीक है, इट्स बेसिकली इज द एक्वेटिक वीड. जो वाटर हाइसेंथ होता है वो एक्वाटिक वीड ही तो होता है, बट सुंदर वीड है बस देखने में, है ना? इकॉर्निया क्रासिपिस हमने इसका साइंटिफिक नेम भी किया है. एंड बंगाल में तो इसने बहुत ही ज्यादा टेरर मचा दिया था बाय ब्लॉकिंग वाटरवेज which leads the excessive growth leading to blockage of waterways. ठीक है, अब इसने क्या किया था, पूरा वो इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को तो इम्बैलेंस कर ही दिया था. तो ये दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फर्स्ट दिस algal bloom एंड सेकेंडली दिस टेरर ऑफ बंगाल. ठीक है, दैट इज वाटर हाइसेंथ. तो प्लीज साइंटिफिक नेम भी याद रखना, इवन कलर भी याद रखना. ऑलराइट, सी नाउ वन मोर थिंग हियर,
कि जितना भी हमारे घर से, हॉस्पिटल से जितना भी सीवेज हम डालते हैं, अब उसमें इतने सारे माइक्रोब्स भी तो होते हैं, पैथोजन माइक्रोब्स भी तो होते हैं, डिजीज कॉजिंग। ठीक है, अब तुमने वो वाटर बॉडी में, वाटर सोर्सेज में डाल दिया है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना ही वो फर्दर से हमारी लाइफ साइकिल में एड ऑन हो जाते हैं। दे कॉजेज वेरियस डिजीजेस। व्हाट आर दीज डिजीजेस? डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, सारी की सारी वाटर बॉर्न डिजीज है ये। बहुत अच्छे से पढ़ा। नोट्स कॉपी कर रहे हो तुम लोग इस चैप्टर के, नहीं कर रहे हो? यस और नो? वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, राइट। चलो, सो अभी हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग वाटर पॉल्यूटेंट। हमने एयर पॉल्यूशन कर लिया था और हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। सो दीज आर भी, हमने डोमेस्टिक सीवेज देख लिया सारा कि कैसा होता है, उसमें बीओडी के बारे में बात कर लिया, अल्गल ब्लूम, वाटर हाइसेंथ, डिजीज कॉजिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ठीक है, कि इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है वो भी तो सीधा वाटर बॉडीज में जाता है, वो क्या कॉज करता है। तो जितना भी, मतलब जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट था उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी थे, उसमें न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस ज्यादा थे, केमिकल्स बहुत कम थे, है ना। ठीक है, पॉल्यूशन वो भी कॉज कर रहा है, बट उसकी जो कॉम्पोजिशन है और एक इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है उसकी कॉम्पोजिशन में जमीन आसमान का फर्क है। सो अनलाइक डोमेस्टिक वेस्ट, जो आपका सीवेज वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पेट्रोलियम, जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शंस, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं ये, ठीक है। सो वेस्ट वाटर आ रहा है पूरा इंडस्ट्री से, ओके। एंड ऑफन इट कंटेन्स टू थिंग्स हियर। इट कंटेन्स टॉक्सिक एलिमेंट्स, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट, हेवी मेटल टॉक्सिन्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक मटेरियल तो होते ही हैं। तो क्या क्या यहाँ पे हमारे पास है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हेवी मेटल टॉक्सिन। हेवी मेटल टॉक्सिन्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हारा वो होते हैं जिनकी डेंसिटी इज मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। heavy metal toxins with density more than 5 ग्राम per centimeter cube। जैसे कौन कौन से है? मरकरी, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ठीक है, लेड, कॉपर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दीज आर हेवी मेटल टॉक्सिन्स जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में होते हैं और डेफिनेटली ये आपके पूरे वाटर रिसोर्स को पॉल्यूट करते हैं, राइट। सो दिस वाज आवर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। सो हमने डोमेस्टिक सीवेज की बात की, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में क्या क्या होता है उसकी हम बात करें। उसके अलावा कुछ ऐसा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ होता है जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है? एनी एग्रीकल्चरल केमिकल विच कॉजेज वाटर पॉल्यूशन? चलो मुझे बताओ, हेल्प मी आउट, फटाफट से आंसर दो मुझे इस क्वेश्चन का। एनी केमिकल रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, डीडीटी, राइट। इन जनरल मैं बात करूं, इंसेक्टिसाइड्स, है ना, एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ कोर्स, और वीडिसाइड भी होते हैं, राइट। तो ये सब क्या होते हैं? दीज आर द एग्रीकल्चरल केमिकल्स व्हिच वी आर यूजिंग। दीज आर बेसिकली फॉर किलिंग इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड वीड्स, राइट। So they are biologically active chemical which are basically used for, we can say, pest control. Why we are using them in the fields, in the agricultural field, for pest control, because pest से बहुत ज्यादा amount of हमारा crop जो है वो waste होता है। Example जैसे अभी मुझे बताया प्राची ने, that is DDT, ठीक है, ऐसे आपका BHC, CuSO4, इसको भी हम यूज करते हैं फील्ड्स में, और एक और होता है एल्ड्रेन। और भी है हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स जिनको हम यूज करते हैं, राइट। या फिर जैसे हमारे, अगर मैं वीडीसाइड की बात करूं, डीडीटी, तो डीडीटी नहीं, 2,4-D के बारे में पढ़ा है हमने? यस और नो मैम? 2,4-D, या फिर एक होता है 2,4,5-T, 2,4,5-T। सो दीज आर वीडीसाइड्स। डीडीटी, बीएसटी इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं। सो ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब क्या होता है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड,
ठीक है, सीधा सीधा ये फर्टिलाइजर्स है या फिर फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं या फिर केमिकल्स यूज कर रहे हैं, और हम इन्हीं को वाटर रिसोर्सेज में फ्लड ऑफ कर देते हैं और हमारे ये इसमें आ जाते हैं, जो आपका वाटर रिसोर्स है पॉन्ड्स लेक वहां पे आ जाता है, वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दीज आर केमिकल्स, दे आर हार्डकोर केमिकल्स एंड दे आर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टर्म हमने कहीं पढ़ी है, जब ये आपकी उसमें फूड चेन में एड ऑन हो जाते हैं और इकट्ठे होने लग जाते हैं, कुछ याद आता है तो बताओ मुझे, फिर हम डिस्कस करेंगे उस टर्म को। जल्दी बताओ। जब ये आपके केमिकल्स हैं आपकी फूड चेन में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। राइट, प्राची ने आंसर दे दिया, बाकी लोग भी मुझे बताओ व्हाट इज दिस। बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे कि इन्हीं की वजह से, इनके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाता है, और हमारी बॉडी में अगर ये केमिकल्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू, कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा हो गया, BHC का अमाउंट ज्यादा हो गया आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके अलावा डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, वो तो केमिकल हैं ही जो ऐड ऑन करते हैं। अब जब हेवी मेटल्स, इतना कुछ मैंने यहाँ पे बोल दिया, पॉल्यूटेंट, वी आर अबाउट टू एंड विद द पॉल्यूटेंट्स, तो इतने सारे पॉल्यूटेंट्स के बारे में हमने बोला जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो अभी 11th में भी हमने कुछ हेवी मेटल्स जो हमारी पानी में आ रही है इंडस्ट्रियल वेस्ट से, तो मैं कुछ केमिकल्स के नाम लिख रही हूँ, मेटल्स के नाम, और उनसे बीमारी तो मुझे बताओ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हमने 11th में डिस्कस किया है, तो जब यहाँ पे आ ही रहा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जो मुझे याद में आ रही है अभी, मरकरी, मरकरी के इफेक्ट से कौन सी डिजीज होती है बताओ। मैंने बताया हुआ है, हमने पढ़ा है 11th में। चलो मैं 2-3 नाम लिख देती हूँ तो शायद कुछ तो याद आ जाएगा तुम्हें। राइट प्राची, वेरी गुड, याद है, देख के बताया। हम याद था। ओके, मरकरी से होती है, प्राची ने अभी मुझे बताया, मिनीमेटा डिजीज, पढ़ा है हमने ये जानवी, ठीक है। मरकरी से ये बीमारी होती है, बिल्कुल हमने 11th में पढ़ा है। कैडमियम और आर्सेनिक से भी बता दो मुझे, कुछ याद आता है तो। लेड से तो हमें पता है लिवर डैमेज होता है, किडनी स्प्लीन में डैमेज होता है, ठीक है। कॉपर से आपको हाइपरटेंशन होता है, आईज में डिसऑर्डर हो जाते हैं, यूरीमिया होता है कॉपर से, तो वो सिम्टम्स है। प्रॉपर आज तक हम डिजीज में, यहाँ पे तो प्रॉपर बीमारियों के नाम है। आर्सेनिक, कैडमियम, ब्लैक डिजीज, आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है। और एक और याद आएगी हाशिमोटो डिजीज किसकी वजह से होता है बताओ, ठीक है। इटाई डिजीज पे बेसिकली इसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, ये उस वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने। हाँ बोलो जानवी, व्हाट आर यू सेइंग? योर वॉइस इज लैकिंग, तो प्लीज उस पे चैट पे रिप्लाई करो। ऑलराइट, इतना ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जब हम बात कर रहे हैं। अब वी आर डन विद दिस। अब दो छोटू से टॉपिक हमें और पढ़ने हैं, बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के बारे में भी हमने 11th में डिस्कस किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमैग्निफिकेशन। लेट्स सी व्हाट इज दिस। सी, toxins from industrial wastewater can undergo biological magnification. Biological and related to living, magnification यानी magnify हो जाना, ठीक है। So increase in the concentration of toxicant at successive trophic level, कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। जो भी हमने केमिकल, DDT की बात करते हैं, सबसे कॉमन DDT, और कुछ याद रहे ना रहे हमें ये तो याद रहता ही रहता है, ठीक है। तो DDT क्या है? दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। प्लांट्स में गया, प्लांट्स को herbivores ने eat up किया, then after that it is taken up by carnivores, primary carnivores, secondary carnivores. Then what happening in that case? What exactly is happening in that case? कि we are not able to degrade them, our body is not able to degrade them and they are the chemicals. तो क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स पे एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ब्लू कॉन्सेंट्रेशन देखो छोटा सा था,
फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, और ऊपर जाते जाते बिल्कुल पूरा, ठीक है। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ता जाता है एट हायर और सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। सबसे कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन किए दैट इज डीडीटी एंड मरकरी। इतनी बात समझ में आई? सी टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड और मेटाबोलाइज, ना ये एक्सक्रीट हो सकते हैं ना मेटाबोलाइज हो सकते हैं, तो ऐसे ही इकट्ठे होते रहते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल बुक्स में दिया हुआ होता है। वाटर से शुरू किया, ज़ूओप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। ये हमारी पूरी फूड चेन है। कॉन्सेंट्रेशन देखो, व्हाट इज पीपीबी? पीपीबी क्या होता है, कौन सी यूनिट है, बताओ मुझे फटाफट। 0.003, then 0.4, then 0.5, then 2, then 25 ppm। तो ऊपर जाते जाते उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो बढ़ता ही जा रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? राइट प्राची, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता ही चला गया। फिश ईटिंग बर्ड का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो मुझे? एनी फिश ईटिंग बर्ड? बताओ। एन इफेक्ट ऑफ डीडीटी ऑन बर्ड्स, फ्लेमिंगो राइट या सीगुल, है ना। इफेक्ट क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं इन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इतना ज्यादा 25 पार्ट्स पर मिलियन है उनके पास डीडीटी। ये क्या करता है, इट डिस्टर्ब्स, डीडीटी डिस्टर्ब्स देयर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उनके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ये खराब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो उनके एग होता है ना, उसका शेल जो होता है बहुत थिन हो जाता है, विच कॉजेस थिनिंग ऑफ एग शेल। अब एग शेल तो अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, थिन नहीं होना चाहिए। थिनिंग ऑफ एग शेल एंड देयर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग, ठीक है। बहुत ही बड़ा इफेक्ट है, सीधा रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस और उनके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है, तो उनकी जनरेशन से आगे ठीक से नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है। एंड देयर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग, ये याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये बात समझ में आई? धीरे धीरे बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी हमारी, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड इफेक्ट। ऑलराइट, so here we are with the biomagnification as well। तो हमने पूरे pollutants, water pollution हम बात कर रहे हैं, और उसी वजह से ये बायोमैग्निफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, सी हाई concentration of DDT disturbs calcium metabolism in birds, causing thinning of shells, which leads to premature breaking, causing decline in bird population। यूट्रोफिकेशन, चलो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है 11th में, थोड़ा रिवीजन भी होगा तुम्हारा, याद आता है तो बताओ मुझे। मैम इसमें ना किसी भी वाटर बॉडी में ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज होती है उसमें वो कम होती चली जाती है। मतलब जैसे एल्गल ब्लूम फॉर्म हो गया, तो ना ज्यादा तो बीओडी बढ़ रहा है, बायोकेमिकल नहीं बायोलॉजिकल तो ज्यादा बढ़ रहा है, पर है ना उनकी स्पीशीज कम हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट बढ़ गए, न्यूट्रिएंट बढ़ गए, तो जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी एल्गी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। तो वही हमें इसमें पढ़ना है। अब यूट्रोफिकेशन सी नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। इट कुड बी नेचुरल और इट कुडंट बी, ठीक है। कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इन्होंने ये। तो बेसिकली होता क्या है, यूट्रोफिकेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन दो तरीके का होता है। क्या क्या होता है, नेचुरल एंड कल्चरल और एक्सेलरेटेड। नेचुरल एंड कल्चरल और एक्सेलरेटेड, यानी ठीक है, दोनों के नाम से पता चल रहा है, जो खुद से हो रहा है, ठीक है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो खुद से हो रहा है, तो ये जो डेफिनेशन दी है ये नेचुरल यूट्रोफिकेशन की दी है। ये सीधी सी बात है, जब नया नया पॉन्ड है, ठीक है, कोई भी लेक या वाटर बॉडी नया नया है, तो उसमें नीचे सॉइल भी इतनी ज्यादा इनरिच नहीं है, बट नेचुरली उस जब एज बढ़ती जाएगी, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की जब एज बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, उसकी नेचुरल एजिंग हो रही है और धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी होता जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन, एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस।
एकदम से नहीं होता। जैसे हमारे वाला क्या है, हमें अगर किसी वाटर बॉडी को न्यूट्रिएंट इनरिच करना है तो हमने तो ऊपर से डाल दिया, तो दैट इज अ फास्ट प्रोसेस। पर धीरे धीरे सॉइल का बनना, धीरे धीरे फर्टिलिटी का इंक्रीज होना, प्लांट्स ग्रो करेंगे, मर के उसी में चले जाएंगे, वहीं पे उनके मिनरल्स डिग्रेड होंगे। सो इट इज अ वेरी स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। धीरे धीरे कोई भी वाटर बॉडी क्या होती है, रिसोर्सफुल होती है। सो दिस इज नेचुरल। ऑलराइट, इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है कि मान लो एक यंग वाटर बॉडी जो भी होती है, जो कोई भी यंग वाटर बॉडी होती है, बिल्कुल नई नई बनी है, ठीक है, उसका जो पानी होता है हमेशा नॉर्मली बहुत ठंडा और क्लियर होता है। गंदा सिर्फ गंदगी से नहीं होता है ना, आपके नीचे वाटर रिसोर्सेज, एनिमल ज्यादा आ जाते हैं तो वाटर का जो कलर होता है वो चेंज करने लग जाता है, और कोई न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट नहीं होती, नो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, रन ऑफ और ड्रेनिंग होती रहती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें न्यूट्रिएंट ऐड ऑन हो जाते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिसकी वजह से अब जब न्यूट्रिएंट ऐड होंगे तो ऑर्गेनिजम्स डेवलप करना शुरू करेंगे, लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका पानी जो है, और पहले वो बहुत वो थी, डीप थी, अब वो शैलो हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो सब सॉइल और प्लांट बॉडी आ गई है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम बोले अगर एजिंग के बाद, वो शैलोअर हो जाती है एंड वार्मर एज वेल, पानी गर्म हो जाता है, लेक की बॉटम में सारे की डिपोजिशन, सिल्ट और सैंड और सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल यूट्रिफिकेशन। एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ठीक है, जो मार्शी प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, दो एग्जांपल्स में दूंगी। सेजिटेरिया पढ़ा है हमने एग्जांपल, ऑफ कोर्स सेजिटेरिया, इतना भी आज चलेगा। दे नॉर्मली ग्रोज इन शालो, ठीक है, और जो लेक के जो बेसिन होते हैं वहां पे ये फिल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग मास डेवलप होना शुरू हो जाता है, पूरा फ्लोटिंग मास हो जाता है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये तो हजारों सालों का प्रोसेस है, धीरे धीरे सॉइल बनने में हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी cultural or accelerated eutrophication. It is definitely caused by us. So pollutant, see the term pollutant, not the nutrient, है ना, nutrient की बात तो करी नहीं है, pollutants from man activity like effluents from industries and homes can radically accelerate the aging process, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, रन ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गए यहाँ पे, है ना, होम भी है, एग्रीकल्चरल फील्ड मैं बोल सकती हूँ, रन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो पॉल्यूटेंट हैं उनमें न्यूट्रिएंट और मिनरल्स तो है ही साथ में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब बेसिकली हमने तो बहुत ही किया है, हमने तो पिछले कुछ सालों में जितनी भी हमारी लेक्स होती है ना, उनको तो इतना ज्यादा यूट्रोफाइड कर दिया है ना, बाय सीवेज, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल, तीन चीजें, सीवेज, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। अब और मेजर मेजर कभी तुमसे केमिकल पूछे जाते हैं, यहाँ पे तुम कौन से एड ऑन करते हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, याद रखना, ये दोनों दो मेजर कंपोनेंट होते हैं जो प्लांट्स को उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए था, ठीक है। एंड दीज पॉल्यूटेंट व्हाट दे डज, दे ओवर स्टिमुलेट्स, दे overstimulates the growth of algae, of course, ठीक है। अब ओवर स्टिमुलेट करेंगे ग्रोथ ऑफ algae को, जिससे क्या हो जाता है, जो स्कम होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर, वो सब चीजें आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो हैम्पर होना शुरू कर देती है, और आपके वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन एक्चुअली चोक अ लेक टू डेथ, एक लेक की हम डेथ कॉज कर सकते हैं बाय आर कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बात आई समझ में, यस और नो, इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? ऑलराइट, भूमिका क्लियर है, ग्रेट। ऑलराइट, वन मोर थिंग, यूट्रोफिकेशन में एक और चीज आ जाती है, थर्मल पॉल्यूशन। अब इस थर्मल पॉल्यूशन को चाहे अलग हेडिंग दे दो, चाहे यू कैन ऑल्सो कंसीडर दिस into the eutrophication itself, okay, like you are adding something in your water resources, what is that, is hot water,
इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री का वेस्ट है ये हॉट वाटर जो हम वहां से ऐड ऑन करते हैं. सो थर्मल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो पॉल्यूटेड दैट एलिमिनेट्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर. आपने इतना, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. ठंडा पानी, मीडियम पानी, मतलब किस वाटर रेंज में वो सर्वाइव कर सकते हैं. हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर सकते हैं. अब उनको तुम वाला बर्फ डाल दोगे उसमें तो मर जाएंगे ना वो, राइट. सो हाई टेम्परेचर के लिए जो सेंसिटिव होते हैं उनको डेफिनेटली, एंड इट ऑल्सो एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ plants and fishes in extremely cold areas, but only after causing damage to indigenous flora and fauna. कि फिशेस एंड प्लांट्स ग्रो करेगा बट उनका इंडिजीनस, उनका जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना है उसको तो ये डैमेज करेगा ही करेगा. सो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, दैट इज हॉट वाटर. इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, अब हमें केस स्टडी बहुत है इस चैप्टर में. हमने अभी लास्ट क्लास में भी एक केस स्टडी पढ़ी थी, आज भी हम लोग 1-2 केस स्टडीज पढ़ेंगे. हर टॉपिक में एक केस स्टडी है ही है. सो केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, सो बेसिकली हमें पता है जो वेस्ट वाटर में आपका सीवेज आता है, अब उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं. वी कैन मैनेज दिस इनटू एन इंटीग्रेटेड मैनर, है ना, और उसको पूरे नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं. हाउ? ठीक है, राइट. सो सी हियर an initiative in town of Erqueta situated along the natural northern coast of California. ठीक है, यहाँ पे ना एक टर्म आ जाता है फोम. अक्सर बुक्स में ना इस वाली केस स्टडी के लिए तुम एक टर्म देखोगे, फोम, FOAM, फ्रेंड्स ऑफ एर्केटा मार्श. इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ऑफ, ठीक है. सो एर्केटा एक्चुअली बहुत स्मॉल टाउन है जो नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है. एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी. ठीक है, नीचे नाम देखो, दिख रहा होगा, टाउन्स पीपल कोलैबोरेट विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम हेम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी. ठीक है, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस शुरू किया विद द नेचुरल सिस्टम. ठीक है, बेसिकली उनका जो था वो नेचुरल प्रोसेस था. अब व्हाट दे डिड, क्लीनिंग जो था उन्होंने दो तरीके से किया, क्लीनिंग किया. आर्टिफिशियल प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है, नेचुरल प्रोसेस. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज सी. सो क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेज. कि इनको वाटर रिसोर्सेज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का इन्होंने प्रोसेस शुरू किया और 2 स्टेजेस में डिवाइड किया, पहला एंड दूसरा. पहले में इन्होंने क्या किया, द फर्स्ट मेथड इज कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन. तीनों के तीनों नाम समझ में आते हैं. कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट हो जाएंगे, जो हैवी वेस्ट है वो सब सेडिमेंट जाएगा, फिल्टर करते हैं उसको. ठीक है, एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट. इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर? कि यहां से ना मोटा मोटा वेस्ट निकल गया, सारा मोटा मोटा वेस्ट निकल गया, लेकिन अभी भी डिसॉल्व वेस्ट तो रह गया ना. तो क्योंकि तुम किसी भी वाटर ऐसे, तुम ऐसे सीवर से पानी सोचो फिल्टर करके पी लूं या ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो तुम मोटा वेस्ट तो निकाल दोगे बट डिसॉल्व वेस्ट का क्या करोगे. लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट तुम्हारे, वही हैवी मेटल, जितने भी हैवी मेटल की हमने बात की वो अभी भी था. ठीक है, इसके लिए एक और इनोवेटिव अप्रोच इन्होंने की, दैट इज दे डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड. 60 हेक्टेयर काफी बड़ी जगह होती है. ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ बहुत सारे मार्शलैंड्स बनाए. कैसे, यहाँ पे जब ये समझ में नहीं आ रहा पढ़ के कि इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या. ठीक है, इस एरिया में 60 हेक्टेयर के एरिया में दे बेसिकली seeded appropriate plants, algae and fungi. They seeded, I can say, appropriate, सब नेचुरल, कुछ भी केमिकल नहीं था. ठीक है, ये वाला पूरा प्रोसेस नेचुरल सिस्टम था. सो दे सीडेड अप्रोप्रिएट प्लांट. मतलब मान लो मुझे मरकरी हटाना है पानी से, मुझे कुछ और हटाना है, तो मैंने ऐसे प्लांट डेवलप करा दी जो मरकरी को एब्जॉर्ब करके.
ठीक है, या मरकरी को एसिमिलेट कर ले, तो उस पानी में से मेरा मरकरी निकाल लेंगे वो। सो सीडेड अप्रोप्रिएट प्लांट, मैं क्या लिखने वाली थी, एल्गे और फंजाई, ठीक है, which absorbs, what they does, which absorbs, neutralize, I can use many terms here, और assimilate, जो यूज कर ले उसको, या तो न्यूट्रलाइज कर दे, एब्जॉर्ब कर ले, या यूज कर ले उसको, ठीक है, दी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो अब इन मार्शेस से जो वाटर फ्लो कराया वो नेचुरली क्या हो गया, प्योरीफाई हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, यस और नो? और ये जो सिटीजन ग्रुप था उन्हीं को बोला था फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्श, उन्होंने पूरा वाटर वहां का प्योरीफाई कर दिया, ठीक है। दैट वाज दी कैलिफोर्निया एग्जांपल था, नेचुरल अप्रोच थी, कोई ने यहाँ पे वो यूज नहीं किया। सी प्लांट्स, ये रहा देखो ऐसे, plant algae fungi are seeded into this area which neutralize, absorb, assimilate the pollutants. As the water flow through these marshes, it gets purified. ये देखो पूरा पानी flow कर रहा है, purify हो रहा है. Marshes also constitutes a sanctuary. एक और sanctuary भी थी इसमें, with a high level of biodiversity. ठीक है? And the citizen group is called as FORM, जिनका काम था to upkeep and safeguard this wonderful project. ठीक है? All right, आई बात समझ में? काफी कुछ पढ़ लिया है हमने अभी, right? We are not writing anything right now. I will upload the notes. Just go through your drive and copy down everything because definitely it is important. Right now, all I'm doing is I'm explaining things to you, right? Ecological sanitation. ये क्या होता है? What is eco? Case study का ही पार्ट है ये भी. एक केस स्टडी होगी तुम्हारी फॉर्म की, दूसरी केस स्टडी में तुम्हारा आता है इको सैनिटेशन. व्हाट इज दिस, बता सकते हो? बताओ बताओ. बेसिकली इतना देखो, इको सैनिटेशन में जो तुम्हारी ये टॉयलेटरीज होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, एक नेचुरल प्रोसेस चलाया गया, इको सैन टॉयलेट, इंडिया में भी चल रहा है, केरला और श्रीलंका में काफी ज्यादा हाईलाइटिंग है ये इको सैनिटेशन. कि नॉर्मली क्या होता है, जितना हमारा एक्सक्रीटा है ये सीवेज में चला जाता है ना, नेचुरल प्रोसेस तो यही है, हमारे घरों में भी अभी यही होता है कि जितना तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है हम क्या करते हैं, इसको सीवेज में कर देते हैं सीधा. जहां तुम्हारे रसोई का पानी, जहां तुम्हारा घर का सारा सीवेज जा रहा है, वहीं तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटा भी जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके लिए, ठीक है. तो एक इको सैनिटेशन का प्रोसेस या प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें इनको ऐसे सीवेज में ना फ्लो करवा के वी आर बेसिकली हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. और उनको हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है. चलो पहले ये बताओ, इज इट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ह्यूमन एक्सक्रीटा? Is it biodegradable or non-biodegradable? उस हिसाब से मैनेज करेंगे ना हम, राइट? बायोडिग्रेडेबल इट इज, ठीक है. तो हम क्यों इसको पानी में बहाएं, हम इसको ऐसे ही अलग से क्यों नहीं कर देते हम अपने घरों में कि अलग से हो और उसको फिर हम लोग वहीं पे चेंज कर दें, ठीक है. सो दैट इज इकोलॉजिकल सैनिटेशन, जहां पे हम उनको सीधा फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं. सी, वी ऑलवेज यूज वाटर फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट. व्हाट इफ वी डू नॉट हैव टू यूज वाटर फॉर फ्लशिंग? सी, पहली चीज पानी बचेगा. फ्लश में कितना पानी जाता है, कभी देखा है? कितना सारा पानी फ्लश में वेस्ट होता है ना. तो उस पानी को हम कितना बचा सकते हैं और हम इसको भी यूज कर सकते हैं. तो सी, ecological sanitation is a sustainable system for handling human excreta using dry composting toilet. Why? This is very practical. Scientific knowledge है, scientific reason बहुत अच्छा है इसका. पानी भी सेफ हो रहा है, हाइजीनिक इट इज, कोई गंदगी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव. पानी में जाता है मिलके, फिर तुम्हारे वाटर रिसोर्स में जाता है, फिर तुम उस वाटर रिसोर्स से अपार्ट फ्रॉम इतना सारा वेस्ट तुम अपना ह्यूमन एक्सक्रीटा भी निकाल रहे हो, फिर उसको हमें पीने में यूज करना है, कॉस्ट बच रहा है एंड इट इज एफिशिएंट. सो दिस इज वेरी गुड मेथड. तो व्हाट वी आर डूइंग, सी, ह्यूमन एक्सक्रीटा बिल्कुल ड्राई विदाउट वाटर, देखो बिल्कुल सूखा हुआ है, मिट्टी सा लग रहा है नीचे, है ना. ये एयर वेंट है ताकि स्मेल बाहर चली जाए, एयर वेंट से क्या होगी, स्मेल बाहर चली जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे बाद में. सो ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे बायोगैस बनाते हैं,
है ना, वो भी तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, इसको नेचुरल उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर की नीड धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। बात समझ में आई। और ऐसे टॉयलेट्स को बोलते हैं इको सैन टॉयलेट। इको सैनिटाइजेशन पढ़ रहे हो ना, तो इको सैन टॉयलेट बोलते हैं हम इनको। ये देखो, दिख रहा है सीधा, केरला एंड श्रीलंका, इंडिया में भी शुरू हो गई है चीजें। राइट, सो हियर वी आर डन विद द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन यहाँ पे हो गया है। तुम्हें मुझे एक दो चीज मैं चाह रही थी कि तुम पढ़ो, से हमने पढ़ा हुआ है, बट तुम खुद इसको रिवाइज करोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। फर्स्ट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल तो हमने पढ़ा, ठीक है, दिस इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज योर टू डू टास्क। सीओडी, उसके अलावा मैंने एक और सिंड्रोम यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सुना है? यस और नो, पहले तो ये बताओ क्या मैंने पढ़ाया है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना? ठीक है, एक शॉर्ट नोट आपको इस चैप्टर में भी ऐड ऑन करना है, ताकि जब भी चैप्टर को अपने नोट से रिवाइज करोगे, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, वो मरकरी वाला सेक्शन हमने क्यों लिखा, कंपाइल कर देंगे ना। याद होगा तुम्हें, जब भी हमने बहुत सारी चीजें जब हम कंपाइल कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो यहाँ भी कंपाइल हो जाएगी दोबारा से, तब भी नोट्स पढ़ोगे तो अगेन दोबारा रिवीजन हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, है ना? तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। बात समझ में आई? यस और नो? ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एयर पोल्यूशन देख लिया इस चैप्टर में, हमने सॉइल पोल्यूशन की बात कर ली। अब थर्ड टाइप हमें, सॉरी, एयर एंड वाटर पोल्यूशन की बात हमने कर ली है। और अब हमें क्या शुरू करना है, अब हमें शुरू करना है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, कि सॉलिड वेस्ट हम कैसे इधर उधर कूड़ा फैला रहे हैं। खाली प्लॉट है आसपास, सारा कूड़ा फेंक देते हो उसमें, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव सॉलिड वेस्ट। ऑलराइट, भूमिका ने आंसर दे दिया, प्राची तुम भी आंसर दो। कौन सा पॉलिट्रेंट था जो ईजीएस था, वो इनिबिट करता था क्लोरोप्लास्ट में? बताओ बताओ, शाबाश। पैन, याद आया प्राची? ठीक है, ओके। अभी मैंने थिनिंग ऑफ एक्सेल बताया, वी डिस्कस्ड अबाउट द थिनिंग ऑफ एक्सेल्स। वो किसकी वजह से था, कौन से प्रोसेस की वजह था? प्रेडेटरी बर्ड्स की एग्स की थिनिंग हो रही है, कौन सा था? जल्दी से बताओ, ड्यू टू विच प्रोसेस? राइट, बिल्कुल भूमिका आंसर, प्राची ने दे दिया आंसर। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन, राइट। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट, सारा सॉलिड वेस्ट है जितना तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ा रोल है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट सारा जो होता है, राइट। सो बेसिकली दे आर द लेफ्ट ओवर सॉलिड मटेरियल्स, राइट, एंड डेफिनेटली प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली। जो भी ट्रैश में जितना भी तुम डाल देते हो, एवरीथिंग इज योर सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सब कुछ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड में तुम्हारे क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। सॉलिड में हम म्यूनिसिपल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है, अभी तो हमने इंडस्ट्री से वो तुम्हारा फ्लोइंग वेस्ट पढ़ा ना, सॉलिड वेस्ट आ रहा है। फिर इंडस्ट्री का हमने एयर वाला एयर वाला वेस्ट भी देखा था सारा, हॉस्पिटल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हेजार्डस वेस्ट। तो ये सारा मोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक सप्लीमेंट तुम कितना फेंकते हो कूड़े में, ठीक है। तो म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, हॉस्पिटल, ये चार तो मेजर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्ट। ये सबसे पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। व्हाट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? ऑफिस से, घरों से, दुकानें हो गई, ठीक है, जो कि बेसिकली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय म्यूनिसिपैलिटी। तो वो क्या होता है आपका, म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, राइट। जनरली इसमें पेपर वेस्ट होता है, ये देखो पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट होता है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास वेस्ट, मेटल वेस्ट, रबर वेस्ट, ये सारा म्यूनिसिपैलिटी का वेस्ट है। और हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एनी रेडीमेड पैकेज प्लास्टिक्स के हो गए, सारे के सारे सब तुम्हारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं। पता है तुम्हें, बहुत अच्छे से पता है, गाड़ी आती है बकायदा पूरा कूड़ा लेके जाती है, ठीक है।
ओपन डम्प्स, जो ओपन डम्प्स होते हैं ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स है फॉर फ्लाइज एंड रैट, बिल्कुल हमें पता है कि वी नो वी आर फेसिंग सो मेनी थिंग्स हियर, सो मेनी इश्यूज फ्रॉम, इतने सारे कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, है ना, दिल्ली में तो कितने सारे, तुमको दिल्ली में देखते होंगे, तुमने देखा है कभी, कैसे डिस्पोजल हम कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट का। सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनको कैटेगराइज, कि आपके जो आते हैं कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाते हैं एमसीडी वाले, तो वो भी यही करते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, जिनको रिसाइकल किया जा सके, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है और उसके बाद किया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल है उसको क्या करते हैं हम, बताओ इसको कैसे कर सकते हैं प्राची, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, बाय डंपिंग पिट्स, नॉट डंपिंग इन ओपन एरियाज, बाय डंपिंग पिट्स। ठीक है, जो डीप पिट्स होते हैं उनमें हम इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्यों, नेचुरल ब्रेकडाउन के लिए छोड़ देंगे, कुछ करना ही नहीं है, थोड़े टाइम बाद में खुद में ही क्या करेंगे, अब मैन्योर में कन्वर्ट होके तुम्हारा फर्टिलिटी बढ़ाएंगे सॉइल की। ठीक है, अब उसके अलावा ये क्या है, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इन वाली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिकवरी एंड रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, रिकवरी जितने भी टिन हो गए, कैन हो गए, मेटल वेस्ट हो गए, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गए, पॉलीबैग्स अब तो बंद कर दिए पॉलीबैग्स भी, कार्डबोर्ड्स। ठीक है, इन सबको हम क्या करते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं या फिर उनको रिकवर कर देते हैं ताकि दोबारा से उनको यूज किया जा सके। और कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप रिसाइकिल कर सकते हो, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने रिसाइकिल के बारे में सोचते हो, सबसे फीजेबल मेथड है रिसाइकलिंग, अगर पॉसिबल है तो कर दो। उसके अलावा बताओ, बर्निंग, यस और नो, कर सकते हैं बर्निंग, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब बर्निंग ना 2 मेथड से होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी दोबारा पढ़ाऊंगी मैं ये दोनों टॉपिक। बर्निंग 2 मेथड से होती है, इंसिनरेशन एंड पायरोलाइसिस। इंसिनरेशन का नाम सुना है कभी पहले, यस और नो, इंसिनरेशन, प्राची इंसिनरेशन का नाम सुना है हमने, पहले पढ़ा भी है शायद हमने, है ना, नहीं सुना, ओके। इंसिनरेशन, सी जब अभी हॉस्पिटल वेस्ट पढ़ाऊंगी ना तो मैं इंसिनरेटर भी दिखाऊंगी। इंसिनरेटर इज लाइक जैसे बिग वर्जन ऑफ माइक्रोवेव होता है, ऐसा बॉक्स लाइक माइक्रोवेव या हॉटकेस होता है हमारा, ऐसा सा होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो हमें बेसिकली जलाना है। इंसिनरेटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सॉलिड वेस्ट जलाया जाता है, जितने भी हॉस्पिटल वेस्ट होता है, बिकॉज दैट इज इन्फेक्शियस ना, तो उसको कहीं भी ऐसे डंप नहीं कर सकते है ना, अगर अगर यूज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम उनको बर्न करते हैं बड़े बड़े इंसिनरेटर्स में। तो इंसिनरेटर मतलब कंट्रोल्ड एरोबिक कंबशन, कंट्रोल्ड एरोबिक कंबशन। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, कितना, 850 से 1000 डिग्री सेल्सियस। दोनों में फर्क पता है क्या होता है, इंसिनरेटर इज एरोबिक कंबशन, पायरोलाइसिस इज एनारोबिक कंबशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, एनारोबिक कंबशन होता है। राइट, टेम्परेचर इसमें 1650 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर होता है, मतलब राख हो जाएगी चीज, पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ रिमेन बचेगा ही नहीं। नॉर्मली आप जलाते हो तो रिमेन बचता है ना, इतने हाई टेम्परेचर पे कोई रिमेन नहीं बचेगा। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ योर सॉलिड वेस्ट, डंपिंग, डंप कर देना, डंपिंग को हम लैंड फिलिंग भी बोलते हैं, डंपिंग और लैंड फिलिंग, राइट, 2 तरीके की होती है, मतलब बेसिकली पाइलिंग कर देना, वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर दे रहे हो
ठीक है, दो तरीके की डंपिंग होती है, ओपन और सैनिटरी। ओपन डंपिंग और सैनिटरी डंपिंग। एनी आइडिया व्हाट इज सैनिटरी डंपिंग? ओपन का तो आइडिया होगा, नो डाउट। हम सैनिटरी में खोद देते हैं, फिर उसके अंदर भर देते हैं। राइट, सैनिटरी मतलब गड्ढा खोदो, बड़े बड़े ट्रेंच खोदते हैं जो पीछे बनाया था, ठीक है, उसमें भर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं डर्ट के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक खतरा भी होता है। सैनिटरी डंपिंग में खतरा क्या होता है, मतलब बेसिकली सब्स्टिट्यूट है, सैनिटरी वाला जो है सालों से ओपन ही होता आ रहा है, दिस इज द सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कि भाई बड़े बड़े ट्रेंच खोद दो और उसमें डाल दो कॉम्पैक्ट करके और ऊपर से डर्ट से ढक दो। पर इसमें खतरा क्या होता है, डेंजर ऑफ पॉल्यूटिंग अंडरग्राउंड वाटर, बिकॉज यहाँ पे हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम बस डंप कर दे रहे हैं वेस्ट को ना। तब उसमें क्या होगा, जो केमिकल्स होते हैं वो अंडर वाटर में सीप आउट हो सकते हैं एंड उसको पॉल्यूट कर सकते हैं। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ पॉल्यूटिंग अंडरग्राउंड, क्योंकि ऐसा छोटा सा गड्ढा तो नहीं खोदोगे ना, बड़े बड़े ट्रेंच की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नाउ ओपन की अगर हम बात करें, ओपन में क्या होता है, अनकवर्ड लो लाइंग एरियाज होते हैं। ऐसे दिल्ली में ऐसे एरियाज थे जो लो लाइंग थे, आज तो पहाड़ है वहां पे, आज तो कूड़े के पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन्स दिखते हैं, लेकिन एक टाइम पे ना वो लो लाइंग एरियाज थे। तो वहां पे क्या था, बहुत आसान था, तो वहां पे वेस्ट इकट्ठा करते थे, थोड़े रेगुलर टाइम पे उनको जलाया जाता था, उनका बल्क को कम करने के लिए, ठीक है, बिकॉज जलाने से क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर उनको फिर सेपरेट आउट कर देते थे वहीं पे। सो ओपन लैंडफिल्स, so this is the way by which we can dispose of the solid waste by recovering and recycling, ठीक है, by burning incinerator pyrolysis or by dumping into the open landfills or the sanitary landfills। इतनी बात समझ में आई, yes or no? सी sanitary landfills, ये ढकेंगे अब इसको। Open dumps not a solution. Then how to manage? Sanitary landfills also not a solution. ठीक है, because it fills rapidly due to increased amount of garbage generation, इतना ज्यादा है कि जल्दी जल्दी भर जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में देखो सेम वही चीजें जो मैंने अभी समझाई तुमको, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इससे कुछ काम तो आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेपरेशन हो रही है इसकी, कबाड़ी वाला जो रैक पिकर्स होते हैं जितने भी, उनका काम क्या होता है, वैसे ही तो करते हैं, वो सारा कूड़ा तुम्हारे कूड़ा ले जाते हैं, वो छाट छाट के लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से काम दिया जाता है कि जी आपको यही लेके आना है, ठीक है। तो उनका रिसाइकलिंग, वो प्लास्टिक की बोतलें, केन, गत्ते, ये सब चीजें उठा के लेके जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल को हम डाल सकते हैं, वो नेचुरल ब्रेकडाउन ऐसे मिट्टी के बना के, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ लिया अभी। ये सब हम रिफ्यूज कर देंगे और ऐसे कैरी बैग्स यूज करेंगे, प्लास्टिक के यूज को हम कम कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स 3 आर, reuse, recycle and reducing garbage generation is the key to save environment। अभी हम बात कर रहे हैं म्युनिसिपल और द सॉलिड वेस्ट की, ठीक है। सो वी आर डन विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉलिड वेस्ट हियर। व्हाट वाज द फर्स्ट कैटेगरी, कौन सी थी वो फर्स्ट कैटेगरी, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और उसके डिस्पोजल की हमने सारी बात कर ली, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ठीक है। हॉस्पिटल कैसे वेस्ट जनरेट करते हैं, हॉस्पिटल वेस्टेज आर हैजार्डस एंड कंटेन डिसइंफेक्टेंट्स एंड बहुत सारे केमिकल्स, और इन्फेक्शियस तो होते ही हैं, बीमारी मतलब वैसे हाथ में उठा के नहीं ले जाते, ठीक है। तो क्या किया जाए, इन सारे वेस्ट का क्या किया, इनको तो यूज भी कैसे करेंगे दोबारा से, है ना, और 10 बीमारियां हो जाएंगी। सो इन दैट केस व्हाट इज डन, सी दिस इज इंसिनरेटर फॉर हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है, कि हॉस्पिटल वेस्ट इसमें डाल देते हैं, टेम्परेचर अपना 800 से 1000 के बीच में रखते हैं और पूरा उसको बर्न कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं बचेगा, इतना सा वेस्ट भी नहीं बचेगा, बिल्कुल गायब, इतना हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। नाउ ई वेस्ट, व्हाट इज ई वेस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे देखा है ढेर, कभी इलेक्ट्रॉनिक का ढेर देखा है कहीं दुकानों के बाहर, ऐसे सच में कूड़े के भाव में पड़े रहते हैं ये लैपटॉप्स और ये सब सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये वेस्ट क्यों है, why this is waste, any idea why? Because they are irreparable,
है ना, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, सब ई वेस्ट है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये क्या करती हैं, जो अपना ई वेस्ट है ना, ये इंपोर्ट करती हैं डेवलप्ड कंट्री से। क्यों? ताकि उनके यूजफुल मेटल्स, मतलब हम लोग दूसरी कंट्री से ई वेस्ट मंगाते हैं, इंडिया पाकिस्तान तो खासकर। क्यों? क्योंकि उसमें से इतने, इसमें कितना सारा काम का सामान होगा ना, मेटल्स, उनके लिए तो कूड़ा है, ये उनका तो कूड़ा है, सस्ते में मिल जाएगा, है ना। कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड, ये सब थ्रू रिसाइकलिंग हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और लेकिन डेवलप्ड वाली में तो प्रॉपर रिसाइकिल होता है ये सारा का सारा, ठीक है। मतलब इनके केस में रिसाइकलिंग इज द ओनली मेथड। हम नहीं कर सकते इनको रीस्किल, क्योंकि बहुत महंगा है ना, and we are developing countries. So over half of the e-waste generated in the developed countries is exported to developing countries, mainly India, Pakistan and China, ठीक है, ताकि रिसाइकलिंग से ये सब निकाला जा सके। मैनुअल रिसाइकलिंग ऑफ ई-वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, मैनुअल, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, एक्सपोजिंग वर्कर्स टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट इज द ओनली सोल्यूशन, अभी मैंने ये बात बोली आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कई बार लैंडफिल्स में भी बेरी कर दिया जाता है, या इनको इंसिनरेट भी किया जा सकता है आफ्टर रिमूविंग। एक बार तुमने सारी काम की चीजें निकाल ली, उसके बाद यू कैन बरी देम और यू कैन इंसिनरेट देम। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ठीक, प्राची, भूमिका, इतना क्लियर है? ऑल राइट, इतना ही करते हैं आज, ठीक है। दिस इज इट, काफी पढ़ लिया हमने आज, तो और ज्यादा आगे नहीं जाते हम। अभी हमने पूरा वाटर पॉल्यूशन को फिनिश ऑफ किया एंड वी स्टार्टेड विद द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड में भी हमने डिस्पोजल, म्युनिसिपल, हॉस्पिटल वेस्ट और ई वेस्ट की बात कर ली है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमारा भी केस स्टडी रहता है। इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे एग्रोकेमिकल इफेक्ट्स, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये भी रह गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट, एंड फिर लास्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल इश्यूज। खत्म हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर, बस ये 4-5 मेजर टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। बट अभी खैर सबसे तो दिवाली वीक है, कुछ ज्यादा कुछ तुमको करना नहीं है, बट जस्ट डू ना वन थिंग, एनसीईआरटी से रीड तो कर ही लो यार, है ना, इतना तो कर ही लो। और मैं मॉड्यूल का भी करती हूँ, मॉड्यूल्स प्लीज सॉल्व करना शुरू करो, बिकॉज क्वेश्चंस फंसाएंगे इसके, ठीक है। कि जो 2-3 छुट्टियों में जैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इकोलॉजी पूरी मतलब टारगेट बना लो, कि अब इन्वायरमेंटल इशू खत्म होते ही नेक्स्ट जो टेस्ट होगा पूरी इकोलॉजी का लूंगी मैं, ठीक है। ओके मैम। दिवाली के बाद वाला जो संडे होगा उसमें पूरी इकोलॉजी का टेस्ट होगा, कर लोगे? यस मैम। तो तुम्हारे पास ये है और अगला पूरा हफ्ता है इकोलॉजी अपनी एकदम फिट करने के लिए, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, ऑल राइट, ओके।